और जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, राइट। और ये जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस वाला जो मामला था, तो हमने उसको ऑलमोस्ट हमने उसको खत्म कर दिया था बेटे। और हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, लेंस, लेंस की बात करेंगे। व्हाट आर लेंसेज? देखो लेंस क्या होता है बेटे कि इट इज अ मीडियम बाउंडेड बाय spherical surfaces. मीडियम बाउंडेड बाय spherical surfaces, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ outer surfaces, lenses can be of various types. अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे देखो, अगर बाहरी सरफेस जो है वो इस तरह की अगर है, ठीक है, बाहर की तरफ बल्ज हो रही है, दोनों दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से, तो इस तरह के लेंस को क्या कहते हैं बेटे, कॉन्वेक्स लेंस, या इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, या इसको कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं। अगर इस तरह का है कि लेफ्ट और राइट पे दोनों बाउंड्रीज जो है वो बीच में से अंदर की तरफ बेंड हो रही है ना, या आउटर बाउंड्री कॉनकेव है, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, या इसको बाई कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं, और इट इज कॉनकेवो कॉनकेव। Then there can be this type of a lens also, कि लेफ्ट में तो बाउंड्री अंदर की तरफ जा रही है और राइट में बीच से बाहर की तरफ बल्ज हो रही है, तो ये कैसा लेंस हो जाएगा, दिस विल बी कॉनकेवो कॉन्वेक्स, या इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी बोल सकते हैं।
या एक बाउंड्री प्लेन हो और एक बाउंड्री बीच से बाहर की तरफ बल्ज हो रही, तो ये आपका हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। या एक बाउंड्री प्लेन हो और दूसरी बाउंड्री बीच से अंदर की तरफ बेंड हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉनकेव। ये इस तरह से होता है। अब देखो, जैसा कि हमने कहा है कि आउटर बाउंड्रीज जो है वो बीच में इनके कोई मीडियम होता है, राइट। यहाँ पर कोई मीडियम होता है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एन एल से डिनोट कर देता हूँ। और बेसिकली क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इस लेंस के थ्रू देखेंगे, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा हो लेफ्ट से और हम राइट से देख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट रखा हो राइट में और हम लेफ्ट से देख रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, जो रेज ऑब्जेक्ट से चल करके ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है और इस तरफ रखा हुआ है क्या, कोई ऑब्जर्वर, तो ऑब्जेक्ट से चल करके जब रेज इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी तो दो बार उनका रिफ्रैक्शन होगा, दे विल गेट रिफ्रैक्टेड ट्वाइस। एक बार सराउंडिंग मीडियम से लेंस में जाते समय और दूसरी बार लेंस से बाहर आते समय, सराउंडिंग मीडियम से लेंस में जाते समय और लेंस से बाहर आते समय, इस प्रकार का ये दो बार रिफ्रैक्शन होगा। ये बात समझ में आती है बेटे। तो दो बार रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे इमेज बनाएगी बनेगी उसको कहेंगे हम इमेज फाउंड बाय अ लेंस, और इसी में हम इंटरेस्टेड हैं, क्या उसका फॉर्मूला आता है। अब इसमें देखो दो अ, कुछ डेफिनेशंस हैं लेंस के रिगार्डिंग, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ये क्या होती है थी। देखो, जैसा कि हमने कहा कि लेंस की स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, है ना, तो ये अपने आप में एक स्फेयर है, ये अपने आप में एक स्फेरिकल सरफेस। देखो, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकती है। इस लेफ्ट वाले को तुम आगे कंप्लीट करोगे तो एक कंप्लीट स्फेयर ऐसा बन सकता है, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर कुछ ऐसा। both of them can have their own different radius of curvatures. Let's say लेफ्ट वाले की है R1, राइट वाले की है R2, तो लेफ्ट वाले का कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट वाले का भी कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। Basically, it is the line joining center of curvatures of spherical boundaries of lens। जो दो स्फेरिकल बाउंड्रीज हैं उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। फिर अगली डेफिनेशन यहाँ पे आती है पोल ऑफ लेंस या ऑप्टिकल सेंटर।
पोल और ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है बेटे? ये ऑप्टिकल एक्सिस पर लाई करने वाला एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि लेंस के अंदर लाई करता है और बिल्कुल लेंस के दो सरफेस से बराबर बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस which is equidistant from the two spherical surfaces. जैसे इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं या कोई और, मान लो मैंने लेंस ले लिया, ये लेंस, हाँ बेटे, लेट्स से ये लाइन है, इट इज ऑप्टिकल एक्सिस। तो इस लाइन पर यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, लेंस के अंदर ऑप्टिकल एक्सिस पर बिल्कुल बीचों बीच में लाई करने वाला जो पॉइंट होगा, इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर या पोल। इस पॉइंट को ही हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस नापने के लिए ओरिजिन लेते हैं। ये एक तरीके से हमारे रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। दिस पॉइंट विल बी लाइक अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अस। ठीक है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट की तरह से ये वाला पॉइंट काम करेगा। अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, फोकस या फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहले फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। देखो बेटे क्या है, हम बात करें किसकी, इफ पैरेक्शियल रेज, पैरेक्शियल रेज का मतलब क्या है, रेज ट्रेवलिंग parallel to the principal axis rays traveling parallel to the principal axis of the lens and are of near normal incidence upon reflection. If paraxial rays are incident on a lens, then these rays, after refraction from the lens, intersect or appear to intersect at one point on the principal axis. This point is called as
focus and its distance from optical center is called as the focal length of the lens. Is called as the focal length of the lens. राइट, मतलब इस तरह का होगा। और जनरली क्या देखा जाता है बेटे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो इस लेंस से दो बार रिफ्रैक्ट होने के बाद, एक बार रिफ्रैक्ट होंगी, फिर एक बार और रिफ्रैक्ट होंगी, और दो बार रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनली इस लेंस के आगे किसी पॉइंट पर मिलती है। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। या जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर कॉनकेव लेंस है तो उससे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होता है? ऑफ कोर्स दो बार रिफ्रैक्शन होगा, और दो बार रिफ्रैक्शन के बाद जब इन रेस को एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे मिलती नजर आएंगे। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी फोकल लेंथ। ये जो लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे, और ये वाला जो लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो है वो ज्योमेट्री पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। वो साथ ही साथ सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा बच्चों। इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम। कैसे वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा इसकी चर्चा भी अपन अभी करेंगे। प्रीवियस स्लाइड दिखानी है क्या भाई? फर्स्ट स्लाइड पे देखनी है किसी को?
नोट कर लिया भाई? अभी अगली स्लाइड पे चलें अपन। देखो, तो हम ये फोकल लेंथ ही पता करते हैं। और फोकल लेंथ जिस फॉर्मूले से डिराइव होती है ना, उस फॉर्मूला को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। What is lens maker's formula? It is an expression used to derive focal length of a lens. ठीक, तो भाई बात क्या है? फोकल लेंथ बेसिकली वो डिस्टेंस है जहां पर इन्फिनिटी से आने वाली रेज दो बार रिफ्रैक्ट होने के बाद, यानी लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पर लेंस से जितनी दूरी पर कन्वर्ज होती हैं या कन्वर्ज होती हुई लगती हैं, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटे? फोकल लेंथ। तो हमें दो बार कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेना है? वी विल हैव टू कंसीडर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्यों ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मैंने लिया है? पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। और आसपास में हम मीडियम मान लेते हैं, कोई सराउंडिंग मीडियम है। अब देखो, लेंस जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो बाई कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो बाई कॉनकेव भी हो सकता है। तो हम क्या है, हम शुरू से ही कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में चलेंगे। हमारे लिए R1 R2 क्या है? R1 and R2 are the coordinates of center of curvature zone of first and second surface. तो और आसपास में मीडियम क्या है? कोई सराउंडिंग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NS, और लेंस के अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा कहाँ से? सराउंडिंग से लेंस में। तो N2 बाई V, पहली इमेज V1 पर बन रही है, N2 बाई V माइनस N1 डिवाइडेड बाई U को कितना लिखते हैं? इन्फिनिटी, इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। अब R को ध्यान दो, अगर ये वाला लेंस होता तो R को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ये सेकंड वाला लेंस होता तो R को नेगेटिव लेते। तो हम क्या है, हम तो ऐसा करते हैं कि N2 माइनस N1 बाई R1 ऐसा लिख देता हूं, और मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए R1 कोऑर्डिनेट है। मतलब क्या है? whenever I am actually using the formula, depending on the type of lens for which I am going to apply the formula, then I will put R1 with the whatever its appropriate sign is. अभी मैं साइन डिसाइड नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसको R1 का ऐसा ही लिख रहा हूं, राइट? उसके बाद क्या होगा? द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, द इमेज formed by
first surface will act as an object for second surface. That is, for refraction from lens to surroundings, मैं u को किसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, v1 को, और जहां पर फाइनल इमेज बनेगी उसको मैं f बोल सकता हूँ, यही है फोकल लेंथ, राइट। और इसके लिए n1 कितना लेंगे, n1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और n2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स। तो हम फॉर्मूला क्या लगा दें, n2 बाई वी ns बाई f माइनस n2 बाई वी माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 यानी ns माइनस nl डिवाइडेड बाई r। अब r मतलब सेकंड वाले के सेंटर का कोऑर्डिनेट। ध्यान दो, इसमें क्या होता, अगर ये कॉन्वेक्स होता तो इसका r नेगेटिव लेते अपन, क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट में लाई कर रहा, और अगर ये कॉनकेव लेंस होता तो इसका सेंटर राइट में आता, तो इसके लिए r2 की वैल्यू पॉजिटिव लेते। फिर से हम क्या कहेंगे, भाई मेरे लिए तो r2 एक कोऑर्डिनेट है, राइट। आई एम गोइंग टू डिसाइड इट्स साइन व्हेन द एक्चुअल प्रॉब्लम कम्स। जब एक्चुअल मेरे सामने कोई लेंस हमें देगा तब मैं डिसाइड करूंगा इसको, अभी मैं इसको कोई डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन इस तरह से आ गई। Now what I do is I add equations 1 and 2। अच्छा, एक बात और देखो कि जो यहाँ पर v की वैल्यू थी उसको एज इट इज मैंने यहाँ पर u एज ए u यूज कर दिया। मतलब जो इमेज का कोऑर्डिनेट फर्स्ट सरफेस के लिए था, सेम उसी कोऑर्डिनेट को मैंने सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया है। इसमें एक अजम्पशन मैंने यूज किया है। क्या अजम्पशन यूज किया है, वी हैव अज्यूम्ड दैट the lens is thin। लेंस कैसा है बेटे, थिन है। थिन है इसका मतलब क्या है, ये जो दो सरफेसेस हैं इन सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा है इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट पहली सरफेस के रेस्पेक्ट में आया था उसी कोऑर्डिनेट को एज इट इज दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में भी हमने मान लिया। वरना क्या करना पड़ता, मेरे को वो जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो उसको अकॉर्डिंगली ऐड वगैरह करना पड़ता। लेकिन थिन लेंस के लिए ही अपन काम कर रहे हैं। जब 1 और 2 को आप ऐड करोगे, जब हम क्या कर रहे हैं 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटे, NL बाई V1 से NL बाई V1 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, NS डिवाइडेड बाई F। इस वाली टर्म में तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा। RHS में क्या आ जाएगा बेटे, NL माइनस NS डिवाइडेड बाई R1 प्लस NS माइनस NL डिवाइडेड बाई R2। तो क्या आ जाएगा, NS डिवाइडेड बाई F, और यहां से हम NL माइनस NS कॉमन ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो ये बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अगले पेज पे इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। ये यहाँ से मैं इसको हटा ले रहा हूँ, और ये मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटे, NS डिवाइडेड बाई F,
इक्वल टू एन एल माइनस एन एस इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, या 1/f की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये ns को भी RHS में ले जाओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये ऐसा आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। किसी भी गिवन फोकल लेंथ का लेंस अगर आपने को चाहिए, डिजायर्ड फोकल लेंथ का, तो उसमें एन एल एन एस R1 R2 को कितना यूज करना है वो इस फॉर्मूले से पता चलता है। यहाँ पर एन एल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग ऑफ लेंस, एन एस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, R1 एंड R2 क्या है, these are these are coordinates with sign put करना है, coordinates of center of curvatures of first and second surface of lens। अच्छा, फर्स्ट सरफेस किसे कहोगे और सेकंड सरफेस किसे कहोगे? फर्स्ट सरफेस वो है द सरफेस ऑन विच rays are incident first, जिस पे पहले रेज आकर के गिर रही, जहां से पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा, उसको R1 कहेंगे। ठीक है, एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूँ, कुछ लोगों ने नोट नहीं कर पाए होंगे उसको, वो देख लें। ये जो F मुझे मिला है, ये F क्या है, सेकंड सरफेस द्वारा बनाई गई इमेज का कोऑर्डिनेट है। मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो दो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज किस कोऑर्डिनेट पर बनेगी। हम ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से लेंस के फोकस का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर भी जो F की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स, R1 एंड R2, इन चार वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा। ये वाला नोट कर लिया भाई सबने? अगले पेज पे चला जाए भाई।
हम्म हम्म देखो एक बच्चे ने क्या डाउट पूछा है कि सर एक लेंस के दो फोकस हो सकते हैं, दो अलग अलग फोकल लेंथ आ सकती हैं, कब? एक बार जब लेफ्ट से इंसिडेंट करें और एक बार जब राइट से इंसिडेंट करें, है ना? देखो ऐसा नहीं होगा, है ना? इस बारे में अभी अपन बात करेंगे कि लेंस की फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो इंसिडेंट रे हमने किस सरफेस पर पहले गिराई है, चाहे लेफ्ट से गिराओ या राइट से गिराओ, सेम आता है। कैसे आता है मैं करके दिखाऊंगा तो। ठीक है, एक कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग ही रहेगा, उसकी फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड जो है वही रहेगा। अगर कोई डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग ही रहेगा, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड वही रहेगा जैसा है। अगले पेज पे मूव करें बेटे। देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं, मेरे को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया एक बाई कॉन्वेक्स लेंस और इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, एयर में रखा हुआ है। लेफ्ट वाले की रेडियस 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, राइट वाले की रेडियस 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है कि वो कितनी आई। अब देखो सॉल्व करते समय हम क्या है, मान लो हमने पहला केस लिया कि साहब रेज जो हैं वो मैंने मान लिया कि लेफ्ट साइड से चलती हुई आ रही। तो उससे क्या होगा, ये जो 30 सेंटीमीटर वाली सरफेस हो जाएगी ये फर्स्ट हो जाएगी, और 20 सेंटीमीटर वाली सरफेस जो है ये सेकंड हो जाएगी। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होगा, इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उसको पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन अपन पॉजिटिव नहीं। तो अब देखो क्या होगा, ये जो पहली सरफेस है इसका, क्योंकि ये इधर ऐसे मुड़ी हुई है तो इसका सेंटर किधर लाई करेगा बेटे, इसका सेंटर राइट साइड में लाई करेगा, राइट। और ये दूसरी सरफेस ये 20 वाली हो जाएगी, ये ऐसे मुड़ी हुई है तो इसका सेंटर लेफ्ट में लाई करेगा। तो क्या होगा, R1 को पॉजिटिव लेंगे और R2 को नेगेटिव, तो 1/f की क्या वैल्यू मिलेगी बेटे, 3/2/1 NL/NS-1 इंटू 1/R1। R1 को पॉजिटिव लेना है 30, -1/R2, R2 को नेगेटिव लेना है तो वो हो जाएगा -20। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3/2 - 1 मतलब 1/20 इंटू 1/30 प्लस 1/20। तो इन दोनों में से एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, 2 + 3। तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है बेटे वो कितनी आ रही है, 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो रेज आई हैं ये दो बार रिफ्रैक्शन के बाद 24 सेंटीमीटर दूर जा करके मिल रही। अब देखो जो अपने मन में डाउट था कि सर अगर मैं रेस को लेफ्ट से आता हुआ मानता हूं, मतलब कि ये इधर वाली सरफेस का रेडियस है 30 सेंटीमीटर, लेफ्ट वाली का, राइट वाले का 20 सेंटीमीटर दिया, मान लो रेज इधर से चलती हुई आ रही। तो अब देखो साइन कन्वेंशन भी बदल जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट में पॉजिटिव मानना पड़ेगा और राइट में नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब R1 R2 की परिभाषा भी बदल जाएगी, अब इसको R1 कहेंगे और इधर वाले को R2 कहेंगे। तो 1/f का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटे, 3/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1
इंटू 1/r1, को क्या लिखेंगे +20, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पॉजिटिव साइड पे है। और दूसरे वाले R2 को लिखेंगे -30। तो ये फिर से कितना आ जाएगा बेटे, 3/2 -1 यानी 1/2, 1/20 प्लस 1/30। तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ से 60 LCM आ गया, 3 + 2 कर दिया, तो 1/f की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 1/24। f कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या बता रहा है कि लेंस क्या करेगा, अपने से आने वाली रेस को 24 सेंटीमीटर आगे कन्वर्ज कर दे। समझ में आई बात बेटे? तो आपने भले ही रेस को किसी भी डायरेक्शन से इंसिडेंट किया, दोनों ही केस में फोकल लेंथ +24 ही आई। ठीक है, यानी लेंस का जो नेचर है ना वो नहीं बदल रहा। रेज जिधर से आ रही हैं तो क्या करेगा, पास करने के बाद दोनों केस में कन्वर्ज कर रहा है, और दोनों केस में 24 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा है। अब ये बात अलग है, भाई लेफ्ट से आई थी तो उनको राइट में कन्वर्ज कर दिया, राइट से आई थी तो उनको लेफ्ट में कन्वर्ज कर दिया, बट क्या लेंस का नेचर बदला? ऐसा हुआ क्या कि कन्वर्ज करते की जगह डाइवर्ज कर दिया, या ऐसा हुआ कि पहले 24 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा था अब 30 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करने लग गया? इसमें कोई फर्क नहीं आया। इसलिए हम ये बात को लिख सकते हैं, बिल्कुल दमखम से लिख सकते हैं, बैंड बाजे के साथ लिख सकते हैं इस बात को। क्या लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस does not depend on the side from which rays are incident on the, है ना? देखो R1 R2 सेम आ गया तब तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाता तुम्हारे पास, 1/20 माइनस ऑफ -20, 1/-20, है ना? मान लो दोनों ही 20-20 हो जाते, तब भी तो सेम ही आता ना, कि तब अलग अलग आ जाता, तब भी सेम ही आता। स्फेरिकल मिरर की सिल्वर्ड साइड कौन सी होगी, ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई कोई साइड सिल्वर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी साइड सिल्वर नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट है ना ये ये जैसे अपना जो स्पेक्स का चश्मा जो पहनते हैं ना अपन, नंबर वाला चश्मा, वैसा है ये, स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल लेंस, उसकी बात हो रही है। ठीक है, नन ऑफ द साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट। ओके, आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल बैंड बाजे के साथ याद रखनी है। क्या है, focal length of lens does not depend on the side from which rays are incident on the lens.
अच्छा, जो बच्चा ये डाउट पूछ रहा था कि सर R1 R2 सेम हो गया तो क्या होगा, तो उसको समझ में आया कि नहीं आया? उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। R1 R2 सेम हो गया तब भी दोनों तरफ से फोकल लेंथ सेम ही आएगी। क्यों बेटे, समझा? ओके गुड। जैसे देखो एक R1 R2 का भी ले लेते हैं, सेम वाला ले लेते हैं, एक बाई कॉनकेव लेंस पे। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, बाहर है एयर, और दोनों सरफेसेस की रेडियस 20-20 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें लिखना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी। देखो फिर से क्या करें, मान लो लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रही रेज जो है वो किस साइड से चल के आ रही हैं, लेफ्ट साइड से चल करके आ रही। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जिधर इंसिडेंट रेज जा रही हैं उस तरफ पॉजिटिव ले लो। तो इंसिडेंट रेज जा रही है राइट में, तो राइट साइड हो जाएगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड हो जाएगा नेगेटिव। अब ये वाली सरफेस को पहला सरफेस कहलाएगा, इसका सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, और ये वाली सरफेस सेकंड कहलाएगी, इसका सेंटर राइट में लाई कर रहा है। तो 1/f को कितना लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 3/2/1 -1 इंटू 1/r1। तो R1 को -20 लिखेंगे, -1/r2। R2 क्योंकि पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है तो उसको +20 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 3/2 - 1 यानी 1/2, और -1/20 -1/20, तो ये हो जाएगा -1/10। तो f की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, -20 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इसका फोकस नेगेटिव साइड पे है। अब देखो ये लेंस है, रेस को भेजेगा तो आगे ही, ये इंटरसेक्ट पीछे कैसे कर रही हैं, ये क्या कर रहा होगा, इसका मतलब ये इन रेस को डाइवर्ज कर रहा है, और ऐसे डाइवर्ज कर रहा है कि इनको जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये पीछे 20 सेंटीमीटर पे कट करती हुई नजर आती है। ये बात समझ में आती है सबको? अब ध्यान दो बेटे कि अगर मान लो हमने क्या किया, ये कॉनकेव मिरर यही वाला कॉनकेव मिरर था, और मैं इस पर मान लेता कि रेज राइट डायरेक्शन से चलती हुई आ रही हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ता, मेरे को साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ता। अब राइट साइड को पॉजिटिव लेता और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेता, और इस सरफेस को नाम देता R1, इसको नाम देता क्या, सरफेस 2। अब इसका सेंटर इधर लाई कर रहा है, C1 इधर हो जाता, C2 पॉजिटिव साइड पे हो जाता। तो हम क्या लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 3/2/1 -1 इंटू 1/r1। R1 को -20 लिखें, -1/r2, R2 को +20 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 -1, 1/2 -2/20 यानी -1/10। तो फिर से f की वैल्यू क्या आ रही है, -20। मतलब ये भी तो यही बता रहा है कि ये रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, और इस तरह से डाइवर्ज कर रहा है कि जब एक्सटेंड करते हैं तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रेस कन्वर्ज होती हुई नजर आती, या वहां से आती हुई नजर आती। लेकिन देखो डाइवर्जिंग एक्शन जो था वो एज इट इज रहा, और 20 सेंटीमीटर की तरफ भेज रहा है ये भी एज इट इज।
ROC फोकस बन जाएगा। हाँ बन जाने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बन सकता है, टेस्ट क्वेश्चन। ये बात समझ में आई भाई सब लोगों की? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? क्या R1 R2 कैसे मानना है ये सीखा आप लोगों ने? पहले हम मान लेंगे कि किस डायरेक्शन से रेस चल करके आ रही हैं। जिस सरफेस पर पहले गिरी उसको कहेंगे सरफेस 1, उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा R1। फिर दूसरी सरफेस जो होगी उस पर रेस गिरेंगी, उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, R2। देखिए जैसे मान लो हमसे कहा जाए एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ऐसा लेंस, और कहा जा रहा है कि इसकी रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अंदर 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, एयर में रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी ये हमें पता करना। देखो हम एक बात यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव फोकल लेंथ इंडिकेट्स डाइवर्जिंग लेंस एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ मीन्स कन्वर्जिंग। कैसे सॉल्व करें भाई? सब लोग ट्राई कर रहे हैं इसको, ट्राई करके एक एक बार आंसर बताओ मेरे को। आया क्या किसी का आंसर? 40 आया, एक बच्चे का 40 आ रहा था। बिल्कुल सही, 40 इज करेक्ट। दो लोगों का और 40 आया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखो भाई कैसे करें, किसी एक डायरेक्शन से रे इंसिडेंट हुई है ऐसा मान लेते हैं, तो इस डायरेक्शन से इंसिडेंट मतलब रेस जा रही हैं राइट में, तो राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी और लेफ्ट साइड नेगेटिव। और ये वाली जो है वो सरफेस 1 हो जाएगी, इधर वाली सरफेस 2। अब पहली वाली सरफेस तो प्लेन है ना, तो प्लेन सरफेस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट मान सकते हैं इसका, ठीक है। और दूसरे वाली के लिए सेंटर लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है मतलब नेगेटिव साइड पे, तो उसके लिए आर की वैल्यू में -20 रख दूंगा। क्या रख दूंगा? 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 -1/r2 ऐसा होता है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके?
3/2 डिवाइडेड बाई 1 -1, R1 को लेंगे इंफिनिटी माइनस R2 को लेंगे कितना -20। तो 3/2 -1 इज 1/2 इंटू 1/20। तो एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अपने से 40 सेंटीमीटर आगे किसी पॉइंट पर ये फाइनली रेस को कन्वर्ज कर देगा। अच्छा ध्यान दो, अगर कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, कुछ क्रांतिकारी लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे भाई नहीं, हम तो ऐसे मानेंगे रेस, तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाएगा। अब इधर पॉजिटिव होगा और इस साइड पे नेगेटिव। अब ये वाली फर्स्ट सरफेस कहलाएगी और ये वाली सेकंड सरफेस। तो आप लिखो 1/f इज इक्वल टू NL/NS -1 इंटू 1/R1 -1/। अब R1 को +20 लिखेंगे, राइट, क्योंकि ये वाली सरफेस है फर्स्ट और इसका सेंटर पॉजिटिव साइड पे लाई करेंगे। -R2 को तो आपने इंफिनिटी ही रखना है। तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 -1 इज 1/2 इंटू 1/20। तो ये आ जाएगा 1/40। Is it clear to everybody? Irrespective of the direction from which rays are incident, focal length will come out to be the same। मतलब ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, पैरेलल आने वाली रेस को 40 सेंटीमीटर दूरी पे कन्वर्ज कर देता है। अच्छा, अब हम एक बात और समझें कि ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अ कॉन्वेक्स लेंस having refractive index of lens as having refractive index of lens as कितना 3/2 and focal length as 20 centimeter in air is submerged completely in water. Find its focal length in water. Find its focal length in water. पानी के अंदर उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, ये हमें पता लगाना। तो अब देखो 1/, फोकल लेंथ इन एयर को क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 into 1/R1 -1/R2। That means 1/20 is equal to 3/2/1 -1 into 1/R1 -1/। तो 1/20 की क्या वैल्यू आ गई बेटे 1/2 इंटू 1/R1 -1/R। यहाँ से 1/R1 -1/R2 की वैल्यू आप चाहो तो निकाल लो।
वो 1/10 के बराबर आ रही है। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया बेटे, दिस लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर। अब क्या करेंगे बेटे, 1/फोकल लेंथ इन वाटर अगर मेरे को लिखना है तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स विच इज वाटर -1। अच्छा, ज्योमेट्रिकल वाली जो चीज है वो तो सेम रहेगी, ये तो मीडियम से फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आ जाएगा 9/8 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, और ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/r1 - 1/, 1/फोकल लेंथ इन। क्या ये 1/r1 - 1/r2 पता है हमें? हाँ देखो, पिछली स्लाइड पे जाके देखो, 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू 1/10 हमने डिराइव की थी। तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 1/10, यानी फोकल लेंथ ऑफ सेम लेंथ पानी में कितनी हो जाएगी बच्चों, 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब पानी में अगर मैंने रख दिया तो पैरेलल आती हुई रेस को ज्यादा मोड़ नहीं पाएगा, कम मोड़ पाएगा, रेस कम बेंड होंगी, तभी तो ज्यादा दूर पे जा करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटे सबको? सबको समझ में आया कि नहीं? प्रीवियस स्लाइड देखनी है एक बार। ओके, अच्छा ध्यान दो, factors on which converging or diverging action of a lens depends. Factors affecting converging or diverging action of a, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखो बेसिकली फोकल लेंथ का साइन ही तो डिसाइड करता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो उसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग, और नेगेटिव आई तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। अब 1/f का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 - 1/r। अब देखो ये जो फोकल लेंथ है, 1/फोकल लेंथ है, ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है ऐसा मान सकते हो। जिसमें से एक टर्म तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, और दूसरी जो टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है मटेरियल ऑफ लेंस एंड सराउंडिंग। अब जैसे अगर मान लो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, या
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इनके लिए क्या होगा बेटे, 1/r1 माइनस 1/r2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, होगा या नहीं? कैसे देखो, मान लो इधर रेडियस 10 सेंटीमीटर, इधर 90 सेंटीमीटर, रेज इस तरफ से इंसिडेंट करा दी, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/r1 माइनस 1/r2 क्या लिखोगे, 1/10 माइनस 1/-90। ये फर्स्ट सरफेस है, रेज ऐसे आ रही है, इसका मतलब राइट साइड इज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। तो पहले सरफेस पे क्या हो गया, 1/10 माइनस 1/-90, तो ये 1/10 प्लस 1/90 ऐसा आ जाएगा, या अगर आप 90 की तरफ से इंसर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/90 माइनस ऑफ माइनस 1/10। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फॉर कॉन्वेक्स लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये 1/r1 माइनस 1/r2 वाली चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये भी अगर पॉजिटिव हो गया तो लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कन्वर्जिंग लेंस होगा। और ये वाली चीज पॉजिटिव कब होगी बेटे, जब NL अपॉन NS 1 से बड़ा हो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग से बड़ा हो। तो इफ सच लेंस is placed in a rarer medium, if such a lens is placed in a rarer medium, then F will be positive. That means it will show what? Converging action. लेकिन ध्यान रहे, a plano convex lens or a convex lens will show diverging action if refractive index of lens is less than refractive index of the surrounding. That is, lens is placed in a denser medium. डेंसर मीडियम मतलब जितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं एक कॉनकेव लेंस या प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव या फिर प्लेनो कॉनकेव, इसका देखो क्या होगा, इन वाले केसेस के लिए 1/r1 माइनस 1/r2 विल ऑलवेज बी लेस देन, कुछ भी वैल्यूज ले लो, एक को 20 ले लो, एक को 40, और रेज मान लो इधर से आ रही है, तो R1 ये वाले का जो सेंटर है वो हो जाए, और इधर वाले का सेंटर को क्या कह देंगे, तो C1 is -20, C2 is +40, R1 is -20 and R2 is +40। तो ये चीज तो ऑफ कोर्स हमेशा नेगेटिव ही रहने वाली है ना। अब देखो जैसा कि हमने कहा था, फोकल लेंथ का जो साइन है वो दो पैरामीटर्स के मल्टीप्लिकेशन
दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन पे निर्भर करेगा। हाँ ये बात सही है कि अच्छा प्लेनो कॉनकेव में क्या होगा, जैसे रेज अगर इधर से आई तो राइट साइड पॉजिटिव कहलाएगी, लेफ्ट साइड नेगेटिव, नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जब हम 1/r1 माइनस 1/r2 करेंगे तो 1/∞ माइनस 1/, प्लेन के लिए इन्फिनिटी और इसके लिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू मान लो 20 सेंटीमीटर है, 1/20, यानी 1/r1 माइनस 1/r2 क्या आ गया बेटे, लेस देन 0 आ गया कि नहीं, 1/r1 माइनस 1/r2 क्या आ गया, लेस देन। ये चीज हमेशा नेगेटिव आएगी किसके लिए, कॉनकेव या प्लेनो कॉनकेव के लिए। लेकिन एफ का साइन तो इस फैक्टर पे भी तो डिपेंड करेगा। फिर से अगर लेंस अपने से रेयर मीडियम में रखा हुआ है तो ये चीज पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, तो लेंस विल शो अ डाइवर्जिंग एक्शन, कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव लेंस will show diverging action when placed in a rarer medium. That is, refractive index of lens is greater than refractive index of. लेकिन उसकी जगह अगर इस लेंस को मैंने इससे भारी मीडियम में रख दिया तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव लेंस will become converging when placed in a denser, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर छोटा हो गया किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग से। ये बात समझ में आती है बच्चों, है ना। तुमसे पूछा जाए क्या कॉन्वेक्स लेंस कभी डाइवर्जिंग एक्शन शो कर सकता है, तो इसका क्या आंसर बताओगे, ट्रू और फॉल्स पूछा। कैन अ कॉन्वेक्स लेंस शो डाइवर्जिंग बिहेवियर, इसका आंसर हमें यस और नो में बताना। ट्रू, इट कैन शो। व्हेन विल इट शो, व्हेन refractive index of lens is less than refractive index of surrounding। अरे एक बच्चा नो बोल रहा है, अरे भैया कौन नो बोल रहे हो, प्रथमेश। ओके, गलती से लिख दिया ना तुमने। हाँ चलो ठीक, then we are cool about it। जैसे देखो और सॉल्व करते हैं। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, इक्वल रेडियस, both surfaces have equal radius। an equiconvex lens has a focal length of 20 centimeter in air, right? If the lens is
cut into two equal halves. Perpendicular to its principal axis. Then what will be the focal length of each half of the lens? ठीक है, कैसे कट किया गया है बेटे? ये लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमने कैसे काट दिया इसको? कुछ इस तरह से, ऐसे दो हाफ में, इक्वल हाफ में अपन क्या होगी पता लगा सकते हैं। ट्वेंटी सेंटीमीटर तो पूरे लेंस की है भाई। एनएल एंड एनएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? फिर से ईच हाफ ऑफ द लेंस फिर से पता किसमें करना है? एयर में ही है, कट करके एयर में ही रखना है। रिमेन्स सेम। नो, देखो बेटे कैसे करेंगे इसको। देखो जब ये लेंस पूरा था, आवाज आ रही है ना, मैं डैशबोर्ड करा के ला। हमको बोल रहे हैं दोनों की रेडियस बराबर बराबर, 40 सही है। तो 1/f को क्या लिखोगे? NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1/r माइनस ऑफ माइनस आर, इधर से रेज आई तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और इधर वाला हो जाएगा तो 1/20 को क्या लिखेंगे? NL/NS माइनस 1 इंटू 2/। अब हमने क्या कर दिया, आधे पार्ट को कट कर दिया, तो अब मेरे पास लेंस कुछ ऐसा बन गया, इसका और इसका इंफिनिटी क्या लिखूंगा? 1/f' इक्वल टू NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा इंटू 1/r, ऐसा आ जाएगा, है ना? अब देखो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को चाहो तो आप डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/20 डिवाइडेड बाई 1/f', ये किसके बराबर है? 2/1 के बराबर। तो f' अपॉन 20 इज 2, f' की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 40 सेंटीमीटर, है ना? स्टिल कन्वर्जिंग, लेकिन फोकल लेंथ अब क्या हो गई है?
20 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ होगी। अच्छा देखो, उसकी जगह अगर हम इस लेंस को ऐसे कट कर दें, ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है f। अगर मैंने इसको कट कर दिया और सिर्फ एक हाफ मैंने लिया होगा, what will be the focal length of this half? क्या लगता? सेम रहेगी, बदल जाएगी, दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्या? कुछ लोगों ने आंसर दिया है एफ ही रहेगी या सेम ही रहेगी। बाकी लोगों का क्या विचार है? 3 लोगों ने दिया, बाकी लोग भी बताओ ही। सेम। सेम को ज्यादा समर्थन है, बिल्कुल सही समर्थन। ठीक है भाई, देखो बात क्या है कि यहाँ से काटने से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। रेडियस अभी भी वही है। अगर यहाँ पर रेडियस R1 R2 थे तो इधर भी रेडियस क्या है? R1 R2 ही है। तो देयरफॉर on cutting parallel to principal axis, focal length remains the। अच्छा, कोई हमसे कहे कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, कोई हमसे कहे कि भाई नीचे वाले स्टेटमेंट के बारे में बताना। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज शोज डाइवर्जिंग बिहेवियर। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स। अभी हमने देखा है अभी क्या है, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव लेंस को अगर आप लेंस से ज्यादा डेंसर मीडियम में रख दो तो वो कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग एक्शन शो करने लग जाएगा। और देखो अपन सवाल कर ही लेते हैं। ये हमारे पास एक लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और बाहर मैंने 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इसको रखा। रेडियस 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ऐसा मान लेते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटे इसकी? किसी भी तरफ से रेस को इंसिडेंट मान लेते हैं, इधर से इंसिडेंट है, यानी राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, लेफ्ट साइड नेगेटिव। और ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगी लेफ्ट वाली, क्योंकि उस पर पहले रेज आकर के गिरेंगी। ये राइट वाली को सेकंड सरफेस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 -1/r2। क्या हो जाएगा बेटे? 3/2 डिवाइडेड बाई 2 -1। R1 लेफ्ट वाली है, उसका सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो 1/-30 माइनस R2 राइट वाली है, उसका सेंटर पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो +30। तो ये क्या हो जाएगा बेटे? 3/4 -1 इंटू -1/30 -1/30, तो -1/।
तो ये कितना हो जाएगा, -1/4 इंटू -1/15। तो इसकी फोकल लेंथ +60 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं? कॉनकेव लेंस है, लेकिन कैसा एक्शन शो कर रहा है, कन्वर्जिंग एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, रेयरर मीडियम में रखेंगे तो डाइवर्जिंग शो करेगा, ये बात सही है। लेकिन अगर लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख दिया तो कॉनकेव लेंस भी कन्वर्जिंग एक्शन शो करने लग जाएगा। ये समझ में आई बेटे? किसी ने ट्रू लिखा था, उसके लिए समझाया। ओके। तुमने सिर्फ क्या है कंसिडर किया, कौन सा, रेयरर मीडियम वाला ही कंसिडर किया, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है ना। ऑलवेज शोज डाइवर्जिंग बिहेवियर। ठीक, समझ में आ गया तुम्हारा? बस। हाँ बेटे, प्रीवियस स्लाइड किसको देखनी थी? यही वाली स्लाइड देखनी है भाई। एक और प्रीवियस। एक और प्रीवियस, ये तो। ओके बेटे। अच्छा, एक बात और है कि ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने अप्लाई याद किया है, कौन सा, 1/f इक्वल टू NL/NS-1 इंटू 1/R1 - 1/R2। इसको यूज करने की कुछ कंडीशंस है ना। क्या अजम्पशंस हमने माने हैं इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए? पहला अजम्पशन हमने माना है कि थिन लेंस। एक अजम्पशन हमने माना है कि नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेज। ठीक है, और तीसरा अजम्पशन हमने माना है कि सराउंडिंग मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम। इनमें से कोई भी एक अजम्पशन अगर हमने हटा दिया तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लेंस की फोकल लेंथ के लिए यूज नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या करेंगे सर उस केस में, फोकल लेंथ कैसे पता लगाएंगे? भाई, जैसे इस फॉर्मूले को डिराइव किया था उसके प्रीवियस वाली स्टेप पे चले जाएंगे, मतलब दो कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का केस अपन कंसिडर कर लेंगे, है ना। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हाँ बस खत्म कर ही रहा हूँ मैं, ये अजम्पशन भी तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए अपन फिर इतना ही पढ़ते हैं। आगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होमवर्क आपका क्या रहेगा? पिछली क्लास में मैंने कहाँ तक दिया था बेटे? सेक्शन ई दे दिया था क्या तुमको करने के लिए? ओके।
अभी अभी तुमको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 2 है ना, उसके क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ये करने हैं। ठीक है, ये वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अपने, मतलब इंटीजर टाइप वाले। ये करना है, ये है होमवर्क अगली क्लास के। ओके, ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। नोट्स में यहीं पे शेयर कर दूं क्या? एक मिनट रुकना। हम्म। अच्छा, वैसे सब लोगों को समझ में तो आ रहा है ना जो अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में? या किसी को कुछ किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो यू कैन फ्रैंकली टेल। 11th के लास्ट के जो चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर छूट गए थे बेटे 11th के लास्ट के? कुछ बच्चों के छूट गए थे, बी फेज वालों के। आरबीडी एंड वेव्स, ठीक है, वो कवर करेंगे, उसका प्लान बनाते हैं, है ना? वी विल कवर देम। केटीजी, कैलोरीमेट्री, ओके ओके। कॉन्वेक्सो कॉनकेव केस में अगर R1 R2 हुआ तो बेटे फिर वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से पैरेलल स्लैब ही बन जाएगा। वो रेस को कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं कर पाएगा, इन्फिनिटी से रेज आकर के इन्फिनिटी पे ही चली जाएगी। ये एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर कॉन्वेक्सो कॉनकेव केस में अगर R1 R2 हुआ तो R1 = R2 हुआ तो क्या होगा? 1/f की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ जाएगी? 0, मतलब f कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, लेंस से निकलने के बाद भी पैरेलल ही चली गई। मतलब देखो कुछ ऐसा होगा बेटे कि वो लेंस अपना ऐसा हो जाएगा, तो ये रेज यहाँ से आई,
इसने इसको थोड़ा सा कन्वर्ज किया और ये इसको फिर से इस तरह का डायग्राम बना। बात समझ में आई बेटा? इसको हम कहेंगे कि फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी। ओके बच्चों, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।